सिन्हा साहब, चुनाव परिणाम के बाद ये मसला क्या खड़ा हो गया? अखबार में, माइक पर, मंच पर, हैं कुछ कहना सुनना भी था एक दूसरे से, तो ज्यादा बेहतर रास्ता ये नहीं होता कि दरवाजा बंद करके बातचीत हो जाती? नहीं। और जब बात माइक से होगी तो स्वाभाविक है फिर सब रुचि लेंगे, और लेना भी चाहिए। बाकी लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने संन्यास तो लेने ही लिया। सिन्हा साहब, जहां तक मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा वो अपने वार्षिक कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में बोल रहे थे, और उस बोलने में जो एक परंपरा है कि राष्ट्र नीति, राजनीति और कार्यकर्ताओं को पथ प्रदर्शन देने का कार्य जो होना था वही हुआ। उसमें जो कुछ भी कहा गया वो मर्यादा के अनुसार ही कहा गया। जहां तक घसीटने का प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो बिला वजह ही राजनीति में घसीटा जा रहा है। एक रूटीन वर्क था और उसमें जो कुछ भी कहा गया वो मार्गदर्शन और पाथेय था कार्यकर्ताओं को। किस बात की आपत्ति है? समझदारी इस बात में थी कि उन विषयों को हटा के भी और मार्गदर्शन हो सकता था। मार्गदर्शन तो अनंत है, सारा दर्शन चुनाव के बाद ही नहीं देना चाहिए ना। तत्काल जब मामला गर्म हो तो ज्यादा दर्शन ठीक नहीं, तब थोड़ा दूसरे किस्म का दर्शन दे देते। 6 महीने बाद ये दर्शन। खैर, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं सिन्हा साहब। इंद्रेश जी ने तो बिल्कुल खुला कह दिया, उनने तो चलो उनको लपेटा लपाटी भी रही। इंद्रेश जी में तो सीधा है कि जिनको अहंकार आ गया उनको 241 पर रोक दिया भगवान ने। अब ये तो मार्गदर्शन नहीं है, देखिए इंद्रेश जी ये तो दिग्दर्शन है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्य देखते हैं जी, और उनका काम राजनीति में वोट बटोरना तो है नहीं। उनका काम ये था कि वो जो भारतीय मुसलमान है, जो राष्ट्रीय मुसलमान है, जी, उनके बीच में संगठन खड़ा करें, जी, उनको एकता का भाव जगाएं। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा ये मार्गदर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता इसमें। मोहन भागवत जी के नहीं सिन्हा जी, तो अब उनका क्या होगा इंद्रेश कुमार का? नहीं, इंद्रेश कुमार जी अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये फुलझड़ी थी, जला दिया, बाकी अपना काम करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। राजनीति में फुलझड़ी हो सकती है, परंतु आप सोचिए कि ये जो कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग था ये 6 महीने पहले तय था। चुनाव संपन्न होगा ठीक है और सिन्हा साहब, ठीक है सिन्हा साहब, ठीक है, ऐसा तो कुछ ठीक पहले से तय नहीं था। ठीक है, जब ठीक। मैं हमेशा से ये मानता हूं सिन्हा साहब, ठीक है, आगे बात आपकी। मैं हमेशा से मानता हूं कि हालांकि राजनीति में और अर्ध राजनीतिक संस्थाओं में कभी ऐसा साहस आया नहीं, 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, और ना आ सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कहिए फिर वो ताल ठोक कर कहिए और उस पर टिकिए, अन्यथा कहिए मत। बाद में लीपा पोती करनी पड़े, घोर माठा करना पड़े तो मत कहिए। डॉक्टर ने बताया बोले, मत बोलिए। अभ्यास वर्ग 6 साल पहले तय हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है सिन्हा साहब? बोले तो हम उस दिन, तो उस दिन की परिस्थितियां सामने होंगी हमारे। मैं उनके बहुत विश्लेषण में नहीं जाना चाहता, लेकिन चीजें तो हैं। रतन शारदा ने जो लिखा, रतन शारदा कम्युनिस्ट पार्टी के तो है नहीं, संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, पुराने विचारक हैं, और ऑर्गेनाइजर में लिखा, न भारत टाइम्स में भी नहीं लिखा, और उनने भी सारी बातें लिख दी। वो तो मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि चीजों को बिल्कुल वो मत करिए कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं, उससे समस्या और बढ़ती है। स्वीकार करिए और लड़िए कि हाँ इसलिए ऐसा कहा। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, मैंने देखा कि मोदी जी की सरकार बन जाने से और सुविधापूर्वक मंत्रिमंडल बन जाने से, और मंत्रिमंडल को लेकर विपक्ष की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी कि कुछ लट्ठम लट्ठा होगा, नायडू दबाव डालेंगे, नीतीश दबाव डालेंगे, दिस होगा दैट होगा, वो कुछ नहीं हुआ। लगभग यथावत वैसे ही रहा मंत्रिमंडल।
सुरक्षा समिति को देख लीजिए, बाकी चीज़ों को देख लीजिए, तो एक नैराश्य का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो 3 चीज़ें घटना घट गई, इनसे विपक्ष को कुछ ऊर्जा मिली। उसको लगा चलो उधर जो कुछ हुआ हुआ, अब ये कुछ मज़ेदार एपिसोड आया है, अब इसमें हम भी कुछ देखें कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। विकास जी, देखिए, विषय परक राजनीति से संघ ने अपने आप को हमेशा से दूर रखा। जो पिछला 10 वर्ष बीता, उसमें संघ की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी। मणिपुर में बेटी के साथ, सैनिक की पत्नी के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, उसमें चुनाव से पहले संघ का कोई बयान नहीं। चुनाव से पहले धर्म, जाति, नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर जो इश्यूज उठाए गए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की जो भाषा थी, जो असंवैधानिक भाषा थी, उस पर संघ की कोई टिप्पणी नहीं आई। संघ ने भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे पर नहीं बोला। करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और करोड़ों रुपया का चंदा, बीफ कंपनी से चंदा और पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया गया। पुलवामा के शहीदों की अभी तक जांच नहीं पूरी हो पाई, उस पर कोई संघ का बयान नहीं आया। आज जब संघ भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार को देख रहा है, तो उसको आज ईमानदारी, शुचिता का पाठ पढ़ाने का समय आ गया। गैर वाजिब, गैर समय पर जो बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी और देश बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। ये संघ की कोरी राजनीति है, अपनी छवि को बचाने का एक षड्यंत्रकारी बयान है, और इसको कांग्रेस पार्टी और देश बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। ठीक ठीक ठीक। मुश्किल यही है कि हम लोग ऐसी आत्ममुग्धता में रहते हैं। अभी विकास जी कह रहे थे कि अल्पमत की सरकार, बाबू 303 तो दस्तखत गए हैं, जमा हुए हैं। अल्पमत की कैसे? कांग्रेस ने 84 के बाद, 1984 के बाद से 2024 तक, नोट करिए, 40 साल के वक्त में एक भी बार 272 का आंकड़ा नहीं छुआ, एक भी बार ना, चिमटे से भी नहीं छुआ। और वो 15 साल शासन कर गए। वो प्रचंड बहुमत की सरकारें थी। आप तो 200 के अंदर सरकार बना लिए थे, वो 240 तो हैं। मनमोहन सिंह, नरसिंह राव। इसे लोकतंत्र को लांछित मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं। खैर, मोहम्मद आजम खान साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है कि भाई ये तो हम अपने स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन दे रहे थे, आप लोग इसमें ज्यादा दर्शन क्यों कर रहे हैं? अमिताभ जी, चुनाव के दरमियान जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष, इंडिया ब्लॉक ये कह रहा था कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, आखिर वही बात आरएसएस चीफ ने कही कि मणिपुर साल भर से अशांत है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तो ये एक कटु सत्य है सर, जिसपे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से हम लोग चुनाव के दरमियान ये भी कह रहे थे कि ये सरकार अहंकारी हो गई है, किसी की सुनती नहीं है और विपक्ष को दुश्मन मानती है, जैसे विदेशी हो विपक्ष। विपक्ष यहीं का है, यहीं का रचा बसा विपक्ष है और वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था और अपने लोगों के बीच में ही लड़ रहा था। हम अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। आखिर 2019 और 2024 की जो सरकार थी, आज 2024 में जो सरकार बनती है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में है, या संसदीय कार्यप्रणाली जो है वो एक अच्छे तरह से चलेगी, क्योंकि विपक्ष की बातें सुनी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष कोई ऐसी बात करता है जो देश हित में नहीं है, विपक्ष भी वही बातें करता है जो देश हित में है। अगर विपक्ष कह रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया, नीट के 24 लाख बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर दोबारा कराया जाए और विपक्ष की भी यही मांग होती है कि पेपर दोबारा कराया जाए, तो इसमें कोई गलत मांग नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार जब अहंकार में डूबी रहती है, आत्मविश्वास में रहती है, तो वो ये सब मांगे नहीं मानती है। हम लोगों की कोशिश होगी कि जो आने वाला समय है
सरकार अपने उस अहंकार और आत्मविश्वास से बाहर निकले। ठीक है आजम भाई, रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं। देखिए अशोक सिन्हा जी पुराने विचारक हैं, लेकिन इस सत्य को तो स्वीकार करना होगा कि जो अहंकार शब्द है ना इन्वर्टेड कॉमा में, इसका कोई पर्यायवाची भी कर लेते तो इतना इको नहीं होता इस्तेमाल। मेरी बात मान लीजिए अशोक जी, क्या ये अहंकार शब्द कहां से आया? और आज पूरा विपक्ष उसी शब्द को दोहरा रहा है। समझदारी होती मान लो बात कहनी है तो सूरज को सूरज न कहो, भास्कर कह दो, जान तो बचाओ। अब तो फिर भाई ठीक है, खैर आजम भाई रुकना होगा। और अगर ये भी मान ले कि संबोधन मार्गदर्शन था, रत्नाकर भाई आ रहे हैं आप पास, सरसंघ चालक अशोक जी रुक जाइए। अगर ये मान ले कि मार्गदर्शन था तो मार्गदर्शन में मणिपुर का जो प्रसंग आया और उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, उसकी सुध कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है? तो या तो हम ये माने कि उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि मणिपुर मार्च करो, वहां जाओ, काम करो, ऐसा तो किसी ने अभी तक कहा नहीं। फिर खैर रत्नाकर जी, मेरा मूल विषय ये कि जब हम घर में कोई बात कहते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। लोक जीवन की रीति और नीति यही है। आपने कभी सुना कि किसी ने अपने घर में कोई मैटर डिस्कस करना हो तो उसके लिए मंच और माइक और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करे? नहीं ना।